वाले कॉमन क्वेश्चन है वो नहीं पिक कर रहा है ज्यादा, हम ज्यादा प्रैक्टिकल सम या केस स्टडी सम पिक करेगा। ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि कब जीएसटी लगेगा कब नहीं लगेगा, या ये जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, या कौन सा स्टेट जीएसटी कलेक्ट करेगा, जैसे इसमें ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं विच टाइप ऑफ जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। तो अपने को पता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है, और एसजीएसटी की जगह एक और होता है यूजीएसटी। या तो स्टेट है तो स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी। तो जैसे यहां बोला दिलीप कुमार सोल्ड गुड्स टू मधुबाला ऑफ यूपी, तो दिलीप कुमार मुंबई का है, गुड्स बेचा यूपी में, तो आईजीएसटी लगेगा। हम इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा स्टेट कलेक्ट भी करेगा जीएसटी, की स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, बोलो ट्राई करो। आईजीएसटी लगेगा, ये तो ठीक बात है क्योंकि दूसरा स्टेट इन्वॉल्व हो गया। स्टेट में सप्लाई हो रहा है हाँ, यानी रिसिपिएंट स्टेट जीएसटी जमा करता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, तो यूपी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, यूपी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। इसके अलावा ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सारे हैं, जैसे राजेश खन्ना ऑफ पंजाब सोल्ड गुड्स टू डिम्पल ऑफ गोवा, यहां भी आईजीएसटी लगेगा और गोवा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। लेकिन ऊपर जैसे एक क्वेश्चन था, धर्मेंद्र ऑफ हिमाचल प्रदेश सोल्ड गुड्स टू हेमा ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा कमेंट ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, वही कौन सा जीएसटी लगेगा। पहले बोला रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ पुणे 50 लाख रुपीज का गुड्स बेचा है, तो कौन सा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा वो भी बताना है। तो यहाँ पे मुंबई का एक आदमी है, पुणे के पार्टी को माल बेच रहे हैं, दोनों ही तो महाराष्ट्र में है ना। जी सर। हाँ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा पहला बात तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, ये बात लिखना मत भूलना, क्योंकि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, एसजीएसटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स टू पर्सन ऑफ दिल्ली, आईजीएसटी लगेगा, और किसके किसके जेब में पैसा जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल के। हाँ, तो ऐसे आपको आंसर करने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम जानबूझ के थोड़ा भगा रहे हैं क्योंकि हम फालतू क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करना चाह रहा, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हम लोग तीनों पीडीएफ खत्म कर पाए। अब देखो क्या लिखा है, ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में प्रैक्टिकली पूछते हैं, आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो सुन लेना। आपको जीएसटी पेएबल निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है जीएसटी पेएबल, कितना जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर अब मेरे को मेन ध्यान में क्या रखना है कि मेरे को पहला कॉलम बनाना है आउटपुट जीएसटी का, दूसरा टेबल बनाना है इनपुट जीएसटी का, और तीसरा टेबल में वो हमको आईटीसी का एडजस्टमेंट दिखाना है और कितना टैक्स पेएबल बचे वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया एक्स फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनपुट परचेज कर रहे हो आप 5 लाख रुपया का, 12% जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल, और ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब इस 5 लाख में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। आप एक्सपेंसेस भी किए हो 30,000 रुपया का, जिसपे आईजीएसटी दे के आए हो 5,000 का, और आउटपुट बेचे हो आप 8 लाख का, जिसके ऊपर 12% जीएसटी है। तो पहला टेबल बनाओगे आउटपुट जीएसटी का। इंट्रा स्टेट बेचे हो बेटा, इंट्रा मतलब विद इन के दूसरे स्टेट, विद इन से, हाँ, और इंटर मतलब स्टेट, हाँ, और इंटर मतलब दूसरे स्टेट। हाँ। हाँ, तो पहले यहाँ पे टेबल बनाएंगे आउटपुट जीएसटी का, और एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करके आना है। तो ऊपर कॉलम पर्टिकुलर, डिटेल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। यहाँ पे आपका आउटपुट केवल इंट्रा स्टेट है तो आईजीएसटी में नील लिख दिए, लेकिन देखो 8 लाख का 6% सीजीएसटी, 8 लाख का 6% एसजीएसटी, क्योंकि टोटल रेट 12% था। तो आउटपुट का टेबल बना दिए। अब इनपुट का टेबल बनाओगे वैसे ही, 5 लाख का 6% सीजीएसटी, 5 लाख का 6% एसजीएसटी, और एक एक्सपेंडिचर है जिसपे आईजीएसटी देकर आए हो तो आईजीएसटी 5,000। तो आपको बताना है कितना कितना इनपुट किस किस हेड का आपके पास अवेलेबल है, कितना कितना आउटपुट किस किस हेड का आप कलेक्ट किए हो। अब क्या करोगे, पेमेंट टेबल बनाओगे, जीएसटी पेएबल का टेबल, या जिसको आईटीसी यूटिलाइजेशन टेबल भी बोलते हैं।
अब यहां थोड़ा सा गौर करना, ऊपर हेडिंग बनाना आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और पहले लिखना आउटपुट। पहले क्या लिखोगे? आउटपुट। आपका आउटपुट कितना था? पहला टेबल बनाए हो, वहां से देख लो। एक मिनट, अरे यार, हाँ, पहला टेबल बनाए हो, वहां से अपना आउटपुट देखो, कितना आउटपुट है? 48,000 का। तुरंत पहले यहां पे आउटपुट लिख दो, 48,000 और आईजीएसटी में 0। एक सम करेंगे, इसमें आई का भी थोड़ा झमेला लेंगे। अब आईटीसी लिखोगे और यहां लिखोगे आईसी और एस। आईजीएसटी का आईटीसी कितना है? 5,000। देखो, आईजीएसटी का पहला खुद का है नहीं, और मेरा नियम क्या बनता है? पहले खुद से एडजस्ट करो आईजीएसटी को, फिर सी और एस से। वैसे सीजीएसटी को भी पहले खुद से एडजस्ट करो, फिर आई और एस से। वैसे एसजीएसटी को खुद से एडजस्ट करो, फिर आई से। सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा, और एसजीएसटी भी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। स्टेट और सेंट्रल, ममता जी, मोदी जी का आपस में लड़ाई चलता है, इनका आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो देखो, यहां 5,000 पहले सीजीएसटी का खत्म किए, 30,000 का आपके पास था सीजीएसटी का इनपुट, और 30,000 का था एसजीएसटी का इनपुट। तो अब खुद का भी किए 30,000। तो देखो, 48 सीजीएसटी देना था, 5,000 आईजीएसटी का आईटीसी एडजस्ट हो गया, 30,000 खुद का, 13,000 है वो पेएबल होगा, टैक्स पेएबल। वैसे ही 48,000 एसजीएसटी देना था, 30,000 खुद का एडजस्ट किए खाली, तो 18,000 अभी भी देना है। तो ऐसा सम आपके एग्जाम में देने का स्कोप बनता है। अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम पिक करते हैं, क्योंकि ऐसा एक सम एग्जाम में देगा ही देगा। थोड़ा सा जिसमें ज्यादा डेटा और ट्राई करते हैं उसको पिक करने का। ये वाला सम पिक करते हैं, थोड़ा अच्छा सम है, ऐसा देने का बहुत स्कोप है। मिस्टर अजय ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मिस्टर संजय ऑफ कोलकाता at a profit margin of 30%. Such goods are purchased from local market for 47,20,000 inclusive of GST. बेटा जी, यहां पे थोड़ा सा संभालने का चीज है। तो आपका इनपुट है 47,20,000, लोकल मार्केट से खरीदते हो, मतलब कौन सा जीएसटी देकर आते हो? सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्योंकि लोकल मार्केट से खरीदते हो। जी सर। और आपका ये प्रोडक्ट जब बिकता है, वो आप बेचते कहां पे हो? दिल्ली का पार्टी है, कोलकाता बेचा है, यानी बेच रहा है वो आईजीएसटी में और खरीद रहे सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ठीक है, जीएसटी का रेट कितना है? 18% आपके गुड्स के ऊपर। बोल रहा है विच जीएसटी इज पेएबल बाय मिस्टर अजय एंड विच गवर्नमेंट विल गेट व्हाट अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो सबसे पहले वही इनपुट का टेबल बनाओगे। तो आपका इनपुट का टेबल क्या लगेगा? ये देखो, ठीक से संभालने का जो बात हम क्यों बोल रहा था, क्योंकि इस 47,20,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब इसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो 47,20,000 डिवाइडेड बाई 118, आपका गुड्स का वैल्यू आ गया 40 लाख। अब 47,20,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18, तो आ जाएगा आपका जीएसटी का वैल्यू जो आएगा 7,20,000। उसको आधा सीजीएसटी में डाल दो और आधा एसजीएसटी में डाल दो। तो 47,20,000 में जीएसटी इंक्लूसिव है, तो हम डिवाइड करेंगे 118 से। अब इंटू 9 कर लो तो सीजीएसटी आ जाएगा, फिर इंटू 9 कर लो तो एसजीएसटी आ जाएगा, या फिर आपको लगता है हम एक बार में इंटू 18 करेंगे, जो फिगर आएगा उसको आधा आधा कर देंगे, वो कर लो, आपका जो चॉइस वो कर लो। बट ये वर्ड ठीक से पढ़ लेना, फिगर जीएसटी इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। अच्छा, आपका सेल, अब आप 40 लाख का सामान आगे बेचते हो, कितना परसेंट प्रॉफिट लेके? 30%। तो 40 लाख का 30% 12 लाख प्रॉफिट, यानी आगे बेचते हो 52 लाख में। अब 52 लाख का गुड्स आप 18% जीएसटी लगाकर बेचते हो। कितना जीएसटी होगा? ये आईजीएसटी होगा ना,
क्योंकि दिल्ली का पार्टी जी सर। कोलकाता में माल बेच रहे हैं, पता है। तो आपका 9,36,000 का जीएसटी होगा। अब उसमें से आप ये 3,60,000 एडजस्ट कर सकते हो। ये लोग सेकंड और थर्ड कॉल डब्बा एक ही में बना दिया, क्योंकि और कुछ था नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप चाहते तो अलग अलग भी बनाते, कोई दिक्कत नहीं था। आईजीएसटी का आउटपुट है, आईजीएसटी खुद से भी एडजस्ट होता है, सीजीएसटी से भी होता है, एसजीएसटी से भी होता है। तो ये सी और एस से एडजस्ट होके 2,16,000 अभी भी पेएबल है। अब आपसे पूछा कौन सा गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू लेगा वो भी बताओ। तो बेटा जी 9,36,000 का जीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट कलकत्ता में माल बेचा, दिल्ली का पार्टी कलकत्ता में माल बेचा, तो कलकत्ता का गवर्नमेंट को उस 9,36,000 का हाफ मिलेगा और वे सेंट्रल गवर्नमेंट को उस 9,36,000 का हाफ मिलेगा, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो ऐसा सम्स आपको देता है कि पहले आपका गुड्स का परचेज प्राइस दिया हुआ है, सेल वैल्यू बताया नहीं है, आपको परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू दे दिए, तो आप पहले और वो उसमें और झमेला क्या कर दिया कि वो जो 47,20,000 परचेज प्राइस है वो इंक्लूसिव जीएसटी है। तो पहले वहां से जीएसटी अलग करो, उसका आपका सेल वैल्यू निकालो विदाउट जीएसटी, उस पर प्रॉफिट मार्जिन अप्लाई करो, आपका फर्दर सेल वैल्यू आ जाएगा, फिर उस पर जीएसटी का जो काम करना है वो कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देने का बहुत चांस है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस जी सर। सर। ये और अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, आखिरी सम हो गया इस टॉपिक के ऊपर, फिर हम ये टॉपिक छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। एक्स फर्निश यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बोल रहा है इनपुट परचेज इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट 1,00,000 का आप इनपुट खरीदो जिसपे 12% जीएसटी है। सर बोला नहीं इंक्लूसिव की एक्सक्लूसिव, जब कुछ नहीं बोले एक्सक्लूसिव मानना अलग से मानना। इनपुट सर्विस हायर्ड इंट्रा स्टेट, आप इंट्रा स्टेट से सर्विस भी खरीदते हो, 30,000 का 3,00,000 का खरीदे हो जिसका 18% जीएसटी है। और कैपिटल गुड्स भी खरीदे हो, मतलब मशीन भी खरीदे हो, लेकिन मशीन खरीदे हो इंटर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट से, तो उस पर आईजीएसटी देकर आए होंगे। तो हम 3 चीज खरीदे, रॉ मटेरियल, सर्विस एंड मशीन, यानी कैपिटल गुड्स। मशीन फर्नीचर कुछ भी हो सकता है, ये लैंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम ये मेरे तीनों के तीनों इनपुट का स्टोरी है। अब हम आगे बेचा कैसे, हम थोड़ा बेचा इंट्रा स्टेट और थोड़ा बेचा इंटर स्टेट। मेरे को यहां बोल रहा है 40% आउटपुट इनपुट अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा है स्टॉक में, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीएसटी मैचिंग कंसेप्ट पे नहीं चलता कि जो गुड्स बेचे हैं उसी का जीएसटी कितना एडजस्ट होगा। आप इनपुट पूरा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक बिका नहीं बिका उससे मतलब नहीं है, खरीद के लाए हो तो इनपुट पूरा क्लेम कर सकते हो। तो चलो ठीक है, टेबल बनाते हैं। पहला टेबल बनेगा आउटपुट का। तो सर जी आपका 5,00,000 का सामान इंट्रा स्टेट बिका है, यानी उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो ये देखो 5,00,000 पे सीजीएसटी 30,000, 5,00,000 पे 6% एसजीएसटी 30,000, क्योंकि उस पर 12% जीएसटी है। सर आपका 2,00,000 का सामान इंटर स्टेट भी बिका है, यानी विद इन द स्टेट बिका है, तो 2,00,000 का 18% 36,000 आईजीएसटी। तो टोटल मेरे पास 36,000 का आईजीएसटी इनपुट है, आउटपुट है, सीजीएसटी का 30,000 आउटपुट है, एसजीएसटी का 30,000 आउटपुट है। अब सर आपको इनपुट का टेबल बनाना है और फिर क्लेम का टेबल बनाइएगा। तो इनपुट में मेरे पास इंट्रा स्टेट रॉ मटेरियल खरीदा हुआ 1,00,000 का, तो उस पर 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, 6,000। हायर सर्विस भी की है हम इंट्रा स्टेट, तो 3,00,000 पे 9%, सर्विस पे 18% जीएसटी था, 3,00,000 पे 9% 27,000 सीजीएसटी, 3,00,000 पे 9% 27,000 एसजीएसटी। अब सर आपका गुड्स भी परचेज किया हुआ है वो इंटर स्टेट, तो 2,00,000 का 12% 24,000 आईजीएसटी। तो मेरे पास इनपुट के नाम पे 24,000 आईजीएसटी का, 33,000 सीजीएसटी का, 33,000 एसजीएसटी का।
अब हम क्या करेंगे, आईटीसी का टेबल बनाएंगे। मेरा यहाँ पे गलती हुआ, नोट्स में हम आईटीसी का टेबल वाला पेज पीडीएफ में नहीं बनाए, कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेरा आउटपुट आईजीएसटी कितना है बेटा, 36,000। 36,000। मेरा आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 24। आउटपुट सीजीएसटी 30,000 है बेटा, 30,000। और आउटपुट एसजीएसटी भी है 30,000। तो हम पहले क्या करते हैं, हम आउटपुट सारा लिख लेते हैं, आई सी और एस का। अब इनपुट, सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट हम आईजीएसटी से एडजस्ट करते हैं। मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट कितना है, 24,000। हम 24,000 पूरा एडजस्ट कर लिए। मेरे पास अभी भी कितना बचा, 12,000। अब हम सीजीएसटी का इनपुट को यूज कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमको आईजीएसटी हमेशा जीरो करना है, यह ध्यान रखना। आपका आईजीएसटी खड़ा रहे और सीजीएसटी पूरा एडजस्ट होकर बंद हो जाए, यह अलाउड नहीं है। आपको आईजीएसटी को निल करना पड़ेगा आउटपुट को। अभी भी आईजीएसटी 12,000 खड़ा है ना मेरा, 36 था देना, 24,000 हम एडजस्ट कर लिए। तो हम पहले सीजीएसटी से कर लेते हैं 12,000 एडजस्ट, और इसको पूरा। लेकिन जो रूल है उसमें तो दिखाया कि पहले सीजीएसटी का सीजीएसटी से बैलेंस होता है, नहीं, लेकिन एक नियम ये बोला गया साथ साथ में कि आपका कभी भी आईजीएसटी का फिगर खड़ा नहीं रह सकता। और अगर बेटा यहाँ पे सी को सी से पहले करोगे तो आपका सी का इनपुट कितना है, 3,000 हो जाएगा इधर आईजीएसटी से। मेरे पास आउटपुट है 33, इनपुट है 33। हाँ। तो अगर हम 12, हाँ आपका पॉइंट करेक्ट, हाँ ठीक है, आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हम पहले सीजीएसटी को निल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को एक फायदा मिलेगा आगे। देखो हम कैसे फायदा उठाएंगे। हम क्या करते हैं, मेरे पास देखो अब 33 का सीजीएसटी में आउटपुट है और 33 का इनपुट है और 30 का आउटपुट है। हम अगर पूरा 30 को यूज कर भी लें तो भी 3 का इनपुट बचेगा ना मेरे पास सीजीएसटी में। जी सर। उसको हम आईजीएसटी से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये पूरा नील हो गया। ये अभी भी 9,000 पड़ा है गवर्नमेंट को देने को। फिर वही काम हम एसजीएसटी के साथ करेंगे। एसजीएसटी कितना देना है मेरे को, 30,000। मेरे पास इनपुट कितना है, 33,000। इसको भी नील कर लें तो ये भी मेरा जीरो हो गया। और इसका 3,000 भी यहां एडजस्ट कर लें आईजीएसटी में। तो अभी भी मेरे को 6,000 का आईजीएसटी गवर्नमेंट को देना है। अल्टीमेटली बेटा बात घूम फिर के वही आता। आप अगर पूरा 12 यहां एडजस्ट कर लेते तो आपका सीजीएसटी थोड़ा सा पेंडिंग बच जाता। लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट करेक्ट है कि नॉर्मल रूल ये भी बोलता है। देखो दो रूल दो बात बोलता है। और आपको जो सॉफ्टवेयर है ना जो जीएसटी का, जी सर, वो आपको दोनों करने देता है। बट अगर आपका आईजीएसटी पेंडिंग खड़ा है और सी और एस जीरो हो जाए तो पोर्टल काम नहीं करने देता। तो रूल एक लिखा है कि पहले सी को सी से करो, सी को पहले एडजस्ट कर लो, फिर आई में जाना। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर जो है ना गवर्नमेंट का, वो आपको एडजस्ट नहीं करने देता। ठीक है, आप अपने बुकिश रूल पे चलो कि पहले सी को जीरो करेंगे, फिर एस को जीरो करेंगे, और सी और एस का जो भी बचेगा वो आई से एडजस्ट करके आई का बैलेंस पे कर देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, जी सर। तो इस टाइप का सम्स आपको पूछ सकता है। मेरे को अभी भी चांस क्या लगता है आपको मेनली पूछेगा वो ऊपर वाला जो सम्स हम लोग किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रैक्टिकल पे या कुछ भी और टाइप के सम पे। ये एक टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछता है सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई कब मानते हैं और कब नहीं मानते हैं, वीडियो सुने हो आप लोग? कोई बता सकता है सप्लाई कब मानते हैं और कब नहीं? जब कोई ट्रांसफर होता है या फिर मतलब सिंपल सा एक बात बोला पहले बात कि अगर कहीं पर फॉर अ कंसिडरेशन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में फॉर अ कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, सप्लाई माना जाएगा उसको। हम दो इंपॉर्टेंट बात बोला नॉर्मल डेफिनेशन का। नंबर 1,
फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। नंबर 2, ट्रांजैक्शन। इन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, हाँ। नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब आता है एक इंपॉर्टेंट और बात, कुछ कुछ केस ऐसे है बेटा जहां पे वो ट्रांसफर नहीं है फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। मतलब न तो आपका कंसिडरेशन नहीं है, सॉरी, फिर भी ट्रांसफर माना जाएगा। हम 2-3 इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अगर आप ब्रांच टू ब्रांच या हेड ऑफिस टू ब्रांच सप्लाई कर रहे हो या वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट कर रहे हो और वो दोनों अगर एक ही जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड है तब तो ठीक है, तब तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। लेकिन 2 अलग जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड है, अगर एक दिल्ली में ब्रांच है, कलकत्ता में एचओ है, या कलकत्ता का ब्रांच दिल्ली के ब्रांच को भेज रहा है, तो भैया यहां सीधा नियम होगा 2 अलग अलग जीएसटी इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। सर मेरा कोई सेल कंसिडरेशन नहीं, हम कोई पैसा नहीं ले रहे दूसरे ब्रांच से, कोई दिक्कत नहीं, वो ब्रांच फिर आईटीसी क्लेम कर लेगा जब आगे बेचेगा तो, लेकिन अभी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक बात ये ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है तब भी जीएसटी लग जाएगा, और बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन कंसिडरेशन है तब भी जीएसटी लग जाएगा। हम आपको 2 एग्जांपल में समझा देते हैं। मेरा कोई भाई है या बेटा है जो कि फॉरेन में है, अगर वो हमको इंडिया में कोई सर्विस देता है, मान लो वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम जानता है, वो मेरे घर का इंटीरियर डेकोरेशन में मेरा मदद कर रहा है फॉरेन से, तो यहां कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, मेरे से पैसा नहीं ले रहा है, तो कंसिडरेशन नहीं है और ये बिजनेस भी नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन मान लो वो ये मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिपेयर करने में मेरा मदद कर रहा है या रिनोवेट करने में इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस दे रहा है, तो बेटा जी कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉर्मल बिजनेस है ना, भले ही पैसा नहीं ले रहा है लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बिजनेस सिनारियो है तो जीएसटी माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। सर घर वाला में अगर पैसा ले लेता तो ऑब्वियसली जीएसटी माना जाता, सप्लाई माना जाता। तो खाली कंसिडरेशन हो, खाली बिजनेस ट्रांजेक्शन हो तब भी जीएसटी लग रहा है, और ब्रांच वाला एग्जांपल वाला में डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है तब भी जीएसटी लग रहा है, अगर दोनों अलग अलग जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड है। आखिरी बात, अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं तो भी जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से 80,000 ज्यादा से है। ऊपर होगा तो। हाँ, तो ये नियम हम पूरा याद दिला दिए। इस पे क्वेश्चन पूछता है, देखो फटाफट। अवार्ड रिसीव्ड इन कंसिडरेशन फॉर कंट्रीब्यूशन ओवर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। मेरे को एक अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट का, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? नहीं। नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है और ये बिजनेस भी नहीं है। डोनेशन, गिफ्ट या फ्री चैरिटी फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन, गिफ्ट या फ्री चैरिटी मिला है, नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वाला सुनना अच्छे से, हम एक एनजीओ को रिसर्च के लिए पैसा दिया है और उनको ये बोला है, उनपे ये ऑब्लिगेशन दिया है कि उनका जो भी रिसर्च का वो फॉर्मूला बन के निकलेगा उस पर राइट्स वो लोग हमको देंगे। यहां कंसिडरेशन हो रहा है ना डोनेशन का, जी। हाँ, तो ये जीएसटी में आ जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट, a trust that get the neuro treatment of underprivileged children, done free of cost, donate clothes and food to slum area। यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगला वाला मस्त है, मिस्टर एक्स लिमिटेड पेड पेनल्टी अंडर सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी, पेनल्टी भरा है वो जीएसटी के लिए गवर्नमेंट को 20 लाख रुपया का, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? ये सप्लाई माना जाएगा? नहीं। नहीं। आखिरी बोला, एक प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के एक ट्रस्ट है, वो गरीब स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता है सिर्फ 100 रुपया फीस लेके, क्या ये जीएसटी है? इस पे सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा? हाँ। हाँ लगेगा। सर 100 रुपया हो या 1 रुपया हो, कंसिडरेशन है और ट्यूशन पढ़ाना बिजनेस भी है, प्रोफेशन है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। इसमें कुछ खास बात नहीं है। और सर एक क्वेश्चन बोलो बोलो।
सर एक ही क्वेश्चन में जैसे जो पूछा उसमें बोला है कि गुड्स भी है प्लस सर्विस भी है हम्म और दोनों का अलग अलग परसेंटेज भी है हम्म और दिया हुआ है टोटल सेल्स, टोटल सप्लाई दिया हुआ है, माने गुड्स का और इसका सर्विस का अलग अलग नहीं दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसका सम कैसे होगा सर? अगर अमाउंट कंबाइंड है हाँ तो फिर ये देखना पड़ेगा कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है। जो कॉम्बो बना है ये नेचुरल बंडल है, मतलब ये नॉर्मली बनता ही है ये बंडल। और अगर अगर ये नॉर्मल बनता है ये बंडल, तो फिर जो मेन आइटम है ना, गुड्स या सर्विस दोनों में से जो मेन है उसका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे तुमको एग्जांपल देते, तुम फ्लाइट में जाते हो, हाँ सर। फ्लाइट में तुमको कुछ ऐसा बिवरेजेस है मान लो जो फ्री में दिया, लेकिन वो प्राइस तो इंक्लूड कर ही लेता है ना वो लोग चालू माल की तरह। हाँ तो वो गुड्स भी दिया है सर्विस भी दिया है तुमको, हाँ बट यहां दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं दिया। नो सर। लेकिन ये कॉम्बो पैक है कि तुम फ्लाइट का पेमेंट जो कर रहा है ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तुम पे करो या मत, तुम अलग से उसका तुम बोलते हैं हमको नहीं भी चाहिए तो भी पैसा तो लग ही जाता। तो उस केस में सर्विस मेन एलिमेंट है, गुड्स उतना मेन नहीं है, और ये कॉम्बो पैक तुमको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तब फिर यहां पे सर्विस वाला जीएसटी दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तुम बोल सकते हो सर गुड्स पे 5% है और सर्विस पे 18%, चलो कोई बात नहीं, दोनों पे 18% लग जाएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग किया जा सकता था और नेचुरल बंडल नहीं है तो फिर जो हाईएस्ट वाला रेट है वो लग जाएगा। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे इस टाइप का केस हम लोग कर लिए हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। एक क्वेश्चन था बहुत मस्त वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन। एक कंपनी है वो अपना शेयर्स गिफ्ट किया है 3 टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, तो एम्प्लॉय को गिफ्ट कर रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार पहले ए नंबर देख लो। एक कंपनी अपने स्टाफ को 100 लोअर लेवल स्टाफ को 7,000 रुपया का बेडशीट गिफ्ट किया। क्या पर एम्प्लॉय 50,000 देखना है हमको, पर एम्प्लॉय 50,000 का गिफ्ट होना चाहिए। 100 इंटू 7,000 करके 7 लाख मत देख लेना। तो पर एम्प्लॉय 50,000 का गिफ्ट दिया है क्या? नहीं। तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और वही सेकंड एग्जांपल में देख लो, आईपैड दिया 80,000 रुपया का एक एक एम्प्लॉय को, सर पूरा 80 पे लग जाएगा जीएसटी? नहीं 50,000 से एक्सीड कर रहा है 50 पूरे के बाद 80 पे। हाँ नहीं 50,000 से एक्सीड करे तो पूरे 80 पे लगेगा, वो ठीक बोले। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल, एक कंपनी है शेयर गिफ्ट किया है अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को जिसका मार्केट वैल्यू 5 लाख है शेयर का। क्या है, सप्लाई माना जाएगा? सब 5 लाख को 3 से डिवाइड कर लीजिए पहले। क्या पर एम्प्लॉय 50,000 क्रॉस हो रहा है? मोटा मोटी हो रहा है सर। पर एम्प्लॉय 3 दिया हुआ है, 3 टॉप लेवल। हाँ 3 एम्प्लॉय को दिया है ना, 5 लाख डिवाइड बाय 3 करोगे तब ना, तो सर लगेगा 50,000 क्रॉस कर रहा है। तो यस सर। आप मेरे कहानी में फंस गए बेटा, शेयर्स गुड्स ही नहीं होता, गुड्स या सर्विस पे जीएसटी लगता है। पढ़ लेना ठीक से, क्या गिफ्ट दिया बेटा, शेयर्स गुड्स दिया ना, शेयर गिफ्ट दिया जी। तो शेयर मार्केट में कभी जीएसटी नहीं लगता? नहीं, हम गुड्स का डेफिनेशन एक लाइन में दे देते हैं, सुन लो। हर मूवेबल आइटम गुड्स है, 2 चीज को छोड़ के, मनी एंड शेयर्स को छोड़ के, मनी एंड शेयर्स को छोड़ के हर आइटम गुड्स है जो मूवेबल है। ठीक है, इतना याद रख लो, ये बहुत है तुम्हारा डेफिनेशन। शेयर क्या है बेटा, शेयर्स पे ना एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कुछ लगता ही है सर, बस ये जीएसटी नहीं लगता उस पर। गुड, गवर्नमेंट ना गुड्स के डेफिनेशन से बाहर रखा शेयर्स को, तो शेयर्स आर नॉट गुड्स। तो हमको 2 चीज देखना होगा, क्या वो गुड्स है एंड क्या वो सप्लाई है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो तब जीएसटी लगेगा। तो हम लोग सप्लाई का भी पढ़ लिए, गुड्स भी हम लोग समझ गए क्या है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता था, हम लोग कर लिए। और क्या पूछ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सब फालतू है।
हाँ, ये सम्स वाला पार्ट आया। एक्स फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये भी वैसा ही सम्स है, इनपुट आउटपुट वाला, बट देख लो, खाली रीड कर लो, आप गेस कर लोगे। आपको इनपुट परचेज दिया इंट्रा स्टेट 4 लाख का, नहीं यूनिट 100 40 लाख का, 12% जीएसटी है उस पर। इनपुट परचेज किया इंटर स्टेट भी 30 लाख का, जिस पे 18% जीएसटी है। सर्विस परचेज किया इंट्रा स्टेट 10 लाख का, इस पे 18% जीएसटी है। यूनिट 10,000 10 लाख 10 लाख का। और इंटर स्टेट गुड्स भी खरीदो, कैपिटल गुड्स यानी मशीन 20 लाख का, 28% वाला। अब बेचे क्या क्यों, ये सारे इनपुट्स होंगे ना बेटा, यहां तक तो सारे इनपुट्स का बात की है। अब आउटपुट क्या क्या है, इंट्रा स्टेट माल बेचे, इंटर स्टेट माल बेचे हो, और इंट्रा स्टेट सर्विस भी बेचे हो। तो जो बेचे हो वो आउटपुट, जो खरीदे हो वो इनपुट। तो आउटपुट इनपुट का चार्ट बना दोगे। पहले आउटपुट का पूरा चार्ट बनाए कि 60 लाख का इंट्रा स्टेट सेल की हो, 28% जीएसटी वाला, तो 60 लाख का 14% करके बांट लिए। वैसे ही इंटर स्टेट सप्लाई की हो तो आईजीएसटी निकाल लिया उस पर 50 लाख का। सर्विस भी बेचे हो इंट्रा स्टेट, तो 6 लाख पे 18% था। सर्विस पे हमेशा 18% जीएसटी होगा, ये ध्यान रख लेना। तो 6 लाख का 9 कर लिए, 54,000। तो अपने इनपुट का चार्ट बना लिए। 1,40,00,000, 8,94,000 एंड 8,94,000। सॉरी, 14 लाख, 8,94,000, 8,94,000 का आपका आउटपुट है। वैसे इनपुट का चार्ट और फिर एडजस्टमेंट करके दिखाए, टैक्स पेड कितना हो रहा है, वो बैलेंस निकल गया। तो ये हमको लगता है कि आईटीसी का सम आपके पेपर में छपा हुआ है बेटा लोग, ठीक है। जी सर। इसमें तो टोटल जीएसटी से कितना आएगा? 20 मार्क्स स्ट्रेट एकदम। अच्छा, ये देखो सप्लाई वाला क्वेश्चन हम यहाँ दिया है आपको। सप्लाई ऑफ लैपटॉप विथ 3 बैग एंड पावर केबल। ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई वाला क्वेश्चन, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई जो दिव्यम अभी तुम पूछे थे। अगर कॉम्बो पैक दे रहे हैं और कॉम्बो पैक कंपोजिट है, नेचुरल बंडल है, अब मोबाइल के साथ चार्जर या लैपटॉप के साथ चार्जर एंड बैग, ये सब जनरली नॉर्मल कॉम्बो पैक होते हैं ना, तो उनपे जो मेन प्रिंसिपल गुड्स है उसका जीएसटी लगेगा। और मिक्स सप्लाई क्या है, सर्फ के साथ बकेट फ्री। ये क्या कंपलसरी है क्या देना, या हर कोई देता ही है क्या? नहीं। तुम होटल में घूमने गए, वो लोग तुमको पैकेज दिया है कि साथ में हम आपको टैक्सी भी प्रोवाइड करके देंगे लोग आसपास का लोकल एरिया घूमने के लिए। सर ये सब कंपलसरी पैक नहीं है, ये नेचुरल बंडल नहीं है, ये जबरदस्ती बनाया हुआ बंडल है। वहां पे क्या होगा, हाईएस्ट वाला जीएसटी लग जाएगा। जैसे कभी कभी आप देखते हो बर्थडे पे गिफ्ट खरीदने जाते हो, या तो देखते हो दुकानदार आपको बोलता है एक कॉम्बो है, बेल्ट है, एक पर्स है और एक परफ्यूम का बॉटल है या ड्यू है, वो ऐसा एक पैक बना के बेच रहे हैं। तो ये क्या नेचुरल बंडल है क्या, कि तीनों एक साथ आना ही पड़ेगा या नॉर्मली आता ही है? नहीं सर। तो वहां क्या होगा, हाईएस्ट जिसका रेट है तीनों में से वो जीएसटी लग जाएगा। तीनों प्रोडक्ट में से जिसका जीएसटी रेट हाईएस्ट है। तो दिव्यम तुम जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहां है, ठीक है। जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, ए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सप्लाइड अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ हेयर ऑयल जिसका जीएसटी रेट है 18%, सनस्क्रीन क्रीम जिसका जीएसटी रेट है 28%, और शैम्पू जिसका जीएसटी रेट है 28%। द प्राइस ऑफ द पैक इज 800। क्या ये नेचुरल बंडल लग रहा है आपको? नो सर। तो कौन सा रेट लग जाएगा, एक पे 18, एक पे 28? हाँ 28% वाला रेट लग जाएगा। तो देखो 8,000 पे 8,000 ऐसा पैकेट बेचा है, बाप रे बाप, एक पैकेट का दाम 800 है, ऐसा 8,000 पैकेट बेचा है। तो 8,000 इंटू 800 करोगे 64 लाख वैल्यू आएगा, उसका 28%, सॉरी 6,40,00,000 वैल्यू आएगा,
उसका 28% 17,92,000। तो ऐसा कॉम्बो पैक अगर हो तो ये नियम है। तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मोटा मोटी ये खत्म होने वाला है। ये आरसीएम आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा हमको। आरसीएम रिवाइज किए हो आप सब कोई? आरसीएम सर बोले तो नहीं पता। वीडियो देखा है। हाँ वीडियो देखियो दिव्यम, वीडियो देखो बेटा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे नॉर्मली जीएसटी हमेशा कौन देता है इंडिया में? सप्लायर। जो गुड्स बेचा है वही कस्टमर से जीएसटी वसूल करके गवर्नमेंट को जमा देता है। बट आरसीएम बोलता है कुछ केस ऐसे हैं जहां पे जीएसटी कौन जमा देगा? रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस। ऐसे 17 सर्विस 18 सर्विस है मोटा मोटी जिसपे जीएसटी हमेशा जो सर्विस का रिसिपिएंट है वो देता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट जो है वो कंपनी का इंश्योरेंस बिकवा रहा है तो वो कंपनी को एक सर्विस दे रहा है, हिसाब से इंश्योरेंस एजेंट सेलर है, उसको जीएसटी देना चाहिए। बट यहाँ इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी देगा क्योंकि आरसीएम का रूल ये बोलता है। तो ऐसे 17 सर्विसेज हैं और 7-8 आइटम है गुड्स के। मेनली आरसीएम सर्विस पे है, गुड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कुछ गुड्स हैं जैसे लॉटरी टिकट, जैसे काजू कैश्यू नट्स, मतलब काजू, लॉटरी टिकट, बीड़ी का लीव्स या टोबैको लीव्स, इन सब पे आरसीएम एप्लीकेबल है। बट गुड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस 17 सर्विसेज है। तो मेरा मानना है आप लोग प्लीज दोनों वीडियो कल एक बार देख के क्लास करो ताकि आरसीएम का क्वेश्चन आप ठीक से अटेंड कर पाओ, क्योंकि आरसीएम पे भी एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने का स्कोप बनता है, कि स्टडी टाइप का भी और थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन भी। आपने जो कहा कि टोबैको उन सब में आरसीएम लगता है, मतलब जो एंड यूजर होता है वो देगा ना? हाँ, यानी जो गुड्स का यूजर है वो जीएसटी जमा करेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना बेटा, टोबैको लीव्स को इसलिए लेके आया क्योंकि टोबैको लीव्स हो या ये बीड़ी को रैप करने का जो पत्ती होता है, ये जो बीड़ी बनाने वाली कंपनी है उसको कौन बेच रहा है? एक नॉर्मल किसान जी। बहुत पुअर टू पुअर आदमी जिसके पास हो सकता है उतना सेल ही नहीं होगी वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले। तो गवर्नमेंट वहां बोला इन सब प्रोडक्ट्स पे एक काम करते हैं, जो कंपनी बीड़ी बना रहा है वो जीएसटी पे करेगा, यानी जो गुड्स का रिसिपिएंट है वो जीएसटी देगा। अब बेटा एक चीज सोचो, लॉटरी टिकट आप रास्ते में देखते हो ना, कोई भी एक लॉटरी का स्टॉल लगा के बैठ जाता है लॉटरी टिकट बेचने। जी जी। तो एक बात सोचो बेटा, वो जो लॉटरी टिकट बेच रहा है वो आदमी क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा क्या कभी? तो यहाँ पे लॉटरी कंपनी, आप ये मत सोचो कि लॉटरी टिकट बेच रहा है वो कस्टमर को, या कस्टमर लॉटरी टिकट सेलर टू कस्टमर का बात नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस नॉर्मल पब्लिक को जो इंश्योरेंस बेचता है उसका बात नहीं हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है वो एजेंट कंपनी को सर्विस दे रहा है, उसका प्रोडक्ट बिकवाने में मदद कर रहा है। यहाँ बात हो रहा है ये लॉटरी टिकट वाला वो डियर लॉटरी को सर्विस दे रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है वो इंश्योरेंस कंपनी, वो डियर लॉटरी टिकट कंपनी, ये लोगों को बोला कि तुम्हारे तो ऐसे लाखों रास्ते पे बैठ के आदमी टिकट बेचते हैं, हम उनको कहां पकड़ते फिरेंगे कि सेल पे जीएसटी दो, तुम लोग जीएसटी दो। कस्टमर को तो देखो हम ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, कस्टमर को तो कहां ढूंढने जाएंगे, कौन कौन कस्टमर उससे लॉटरी टिकट खरीद रहे। यहां बात हो रहा है वो कंपनी जिसको ये सेलर या इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहे हैं, उनको गवर्नमेंट पकड़ता है कि तुम लोग सर्विस रिसीव करो, ये तुम्हारा आइटम बिकवा रहा है तो तुम जीएसटी दो। सर काजू नट में क्या दिक्कत हुआ? कैश्यू नट में भी प्रॉब्लम है। आपको पता है काजू कैसे होता है? काजू एक पेड़ का एक फल है और इसको बहुत ही गांव एरिया में जो समुद्र किनारे छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उनके पेड़ों में ये लगते हैं। गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ने जा सकता जीएसटी के लिए। वो लोग काजू नट बेचता है ये बड़ी बड़ी कंपनियों को जो आगे पैकेटिंग करके बेचती हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को गवर्नमेंट बोला कि तुम जीएसटी दो, हम इन छोटे छोटे फार्मर्स को नहीं पकड़ सकते। तो ऐसा कई एक प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट बोला उल्टा करते हैं। जैसे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जीटीए। अब एक बात बोलो ना, रोड पे बहुत लोग ट्रक चलाते हैं, छोटा हाथी बड़ा ट्रक, तो गवर्नमेंट बोला इनको कहां पकड़ते फिरेंगे, ये लोग जिन कंपनियों को सर्विस देते हैं
उनका गला पकड़े। ये लोग जिन कंपनियों का माल पहुंचाने का काम करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को पकड़ो, उनसे जीएसटी वसूल करो। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम। रजिस्टर्ड नहीं होगा तब जीएसटी नहीं लगेगा ना। हाँ, यहां पर एक बात जरूर है, जीटीए में और लॉयर सर्विस में दो नियम आप याद कर सकते हो। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी या ये जो लॉयर लोग, वकील लोग जो सर्विस देते हैं, अगर जिनको ये सर्विस दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो वो रजिस्टर्ड एंटिटी यानी वो रिसिपिएंट जीएसटी जमा करेगा, और अगर वो नॉन रजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी जमा नहीं करेगा। ये दो सर केस में केवल एग्जम्प्टेड है। बाकी केस में जिसको सर्विस मिल रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगा भाड़ में जाओ। जो जीटीए जो भी सर्विस देने वाला है वही जीएसटी दे दो, आरसीएम गया तेल लेने। लेकिन ये दो सर्विस ऐसा है, जीटीए और लॉयर सर्विस, ये दोनों अगर अनरजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं तो वहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एग्जम्प्टेड है। तो बेटा वो नोट सुनोगे तब चीजें याद आएगी। जैसे यहां पे सबसे लास्ट हम एक बात करके छोड़ता है, जब हम आरसीएम का इतना बात कर ही ली है, सर्विस एक बार वहां पढ़ लेना प्लीज प्लीज प्लीज। अब हम यहां पे केवल आप लोगों को एक और मस्त चीज बताते हैं जिसका हमको लगता है एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग देखते हो रोड पे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाते हैं जो ओला या उबर में रजिस्टर्ड होते हैं, रोज देखते होगे। तो वो आपको सर्विस बेच रहे हैं। देखो फिर वही बात, टैक्सी ड्राइवर कस्टमर को सर्विस दे रहा है, हम उसका बात ही नहीं कर रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सी ड्राइवर ओला उबर को सर्विस दे रहे हैं, तो हाँ सर बिल्कुल उनका काम करके दे रहे, उनका प्रोडक्ट बिकवा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे कौन जीएसटी जमा करेगा? ओला उबर। हाँ, ओला उबर। बट ओला उबर इंडियन कंपनी है क्या? नो सर। तो है शायद। तो नहीं, ओला उबर इंडियन कंपनी नहीं है बेटा। तो कौन जीएसटी देगा फिर? उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट। हालांकि एक बात तुम सिख बोल रहे हो, ओला उबर ही दे रहा है एक तरीके से, वो एजेंट कौन सा अपनी जेब से भरेगा? वो तो ओला उबर से पैसा लेके देगा ना, तो उसका जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है वो देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आरसीएम में पूछते हैं, पर पहले आपको कंडीशंस याद होनी पड़ेगी कब किसके बारे में बात हो रहा है। ऐसे डायरेक्ट बात करोगे तो नहीं समझ पाओगे। जैसे एक और मस्त एग्जांपल आरसीएम का दे देते हैं, जनरली ये होता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। छोटा सा क्वेश्चन है एक, आप देखते हो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर या फोटोग्राफर होते हैं जो फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो हम ही दो गाना लिख दिया और कोई अच्छा पिक्चर बनाने वाले को गाना पसंद आ गया, वो मेरे से वो गाना खरीद लिया, हम क्या जीएसटी रजिस्टर्ड है क्या? नहीं है सर। जनरली ऐसे कोई भी रास्ता चलता आदमी जीएसटी रजिस्ट्रेशन थोड़ी नहीं ले लेगा। अब हम दो गाना लिखे हैं उसके लिए क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले? वो दो गाना के लिए हमको कितना दे देगा? 5 लाख 10 लाख। तो भैया जी वहां पे कौन जीएसटी देगा? वो मूवी मेकर, वो प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, है ना? तो आरसीएम हुआ ना। तो ऐसे करके 17 केसेस, हम 4-5 आपको जो काम किया बहुत ज्यादा वो डिस्कस कर दिया, एक और डिस्कस कर देता है चलो काम का आखिरी, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई वसूली भाई का काम करता है, मतलब रिकवरी एजेंट, और वो बैंक को सर्विस देता है, बैंक का पैसा वसूल करवा के लाके देता है। सर लीगल वाला बात हो रहा है यहाँ पे, गुंडागर्दी वाला वसूली भाई नहीं। हम वसूली भाई याद करवाने के लिए एग्जांपल दिया है, उसको बोलते हैं रिकवरी एजेंट। तो अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डूबा हुआ पैसा रिकवरी में हेल्प करता है, तो फिर वहां पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस रिसिपिएंट हुआ, वो वसूली भाई, वो रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कौन जीएसटी जमा करेगा? बैंक या फिर वो इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर वो नॉन बैंक या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वसूली भाई, वो रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहे हैं, तो कौन जीएसटी जमा करेगा? खुद रिकवरी एजेंट। सर यहाँ पे एग्जम्प्टेड नहीं होगा? नहीं, हम बोला ना एग्जम्प्टेड सिर्फ दो ही याद रखना। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी में वो ट्रक एजेंसी अगर नॉन रजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्टेड है। वैसे ही अगर कोई लॉयर, एडवोकेट अगर एक नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस दे रहा है तब फिर वो जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी सब केस में जहां जहां आरसीएम नहीं लग सकता, अगर अनरजिस्टर्ड है जी सर्विस रिसिपिएंट, तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चुपचाप जीएसटी दे दे। एक चीज और बता देते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी के केस में क्या होगा। अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे रहा है, अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे रहा है
और जिसको भाड़ा पे मिल रहा है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो फिर वो जीएसटी देगा, गवर्नमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर वो नॉट रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट का वो एजेंसी, जैसे एग्जांपल देते हैं, रेलवे कोई लैंड, रेलवे कोई चीज भाड़ा पे दिया, प्रॉपर्टी भाड़ा पे दिया रेलवे, तो फिर अगर जिसको भाड़ा पे मिल रहा है वो रजिस्टर्ड है, वो रिसिपिएंट, तो वो जीएसटी दे, वरना रेलवे खुद जीएसटी दे। लेकिन अगर रेलवे आपको क्या बोलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड था, 1 सेकंड खाली, अरे कुरियर सर्विस को क्या बोलते हैं, पोस्टल सर्विस। रेलवे अगर आप कोई गवर्नमेंट एजेंसी अगर आपको पोस्टल सर्विस दे रहे हैं, कोई रिपेयरिंग का सर्विस दे रहे हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट एजेंसी जीएसटी देगा, या आरसीएम एप्लीकेबल नहीं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे जो हम आरसीएम का मोटा मोटी रिपीट दे दिया, और ऐसे 5-6 बचते हैं। प्लीज वीडियो सुन लो, याद हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस पर सम्स खत्म करेंगे और वैल्यूएशन का सम साथ साथ करेंगे कल, और ये चैप्टर डन हो जाएगा।